जरूरी है क्योंकि आज की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है जो काशी से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन एक तरफ से देखा जाए यह बहुत बड़ा एक इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पूरे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन वहां पर होता नजर आ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपको सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं इसको इस तरीके देखता हूँ, जैसे मैंने कल भी रोड शो था उसमें भी मतलब जो पूरे तरीके मैंने जो चीजें देखी उसमें अपार जनसमूह जैसे अपने जननायक का सेवक मतलब जैसे उस तरीके से पूरी जैसे कहते हैं कि स्वागत करने के लिए उमड़ा पड़ा था। और जैसे कहते थे एक वर्ग विशेष जैसे मतलब एक सीधा मैं सीधी बातें करता हूँ, जैसे मुस्लिम्स के बारे में बोला था कि मुस्लिम जो है ज्यादा सम्मिलित नहीं होते ऐसे कार्यक्रम में, मोदी जी के कहें या भाजपा के कहें। लेकिन कल ये मान के चलें कि रोड के दोनों तरफ मतलब अपार जनसमूह था और ये मान के चलें कि मुस्लिम महिलाएं बहनें जो थी वो लेकर के दोनों तरफ जो है मतलब फूल मालाएं लेकर के उसको उपहार लेके खड़ी हुई थी और वो लालायित थी उस तरीके से कि कब जैसे हमें मतलब जैसे दर्शन हो कुछ तरीके से। और उससे पहले अयोध्या में जैसे रोड शो था उससे मान के चले कि वहां पर जैसे अपना जो ट्रस्टी थे उसमें जो मुस्लिम ट्रस्टी थे वो किस तरीके से मिले। तो एक तरह से मान के चले कि जैसे कि सभी की वर्गों को साधने के लिए और जो कार्य किया गया और जो कार्य किए गए, जैसे घाटों की बातचीत मैं सुन रहा था बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, तो देखिए घाटों की बातचीत करें तो घाटों में तो दिन और रात का मतलब जैसे फर्क पड़ा है उसमें कहने, क्योंकि मैं खुद वहां पर जाकर के आया हूँ और मैंने खुद देखा वहां पर वैसे कि जो पहले स्थिति थी पूनम जी उसमें और आज में मतलब ये मान के चलें कि जैसे कोई किसी तरह की कल्पना नहीं कर सकता आदमी इस तरह की चीजें होती हैं। और जैसे क्रूज में बैठ के जैसे पहले गंगा माँ की पूजा उन्होंने की पीएम मोदी ने, उसके बाद में जैसे अभी मान के काल भैरव के दर्शन करके और बाद में कलेक्ट्रेट में इनका नामांकन रहेगा, तो उससे पहले क्रूज जो थी उसकी शुरुआत भी पीएम मोदी ने की थी। तो मतलब आज एक तरह से मान के चलें कि वर्ल्ड मैप पे एक तरह से स्थापित करने का काम और पर्यटन इतने गुना बढ़ा है कि आप मान नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते। और दूसरा देखिए सभी चीजों का समावेश करके सभी वर्गों का समावेश करके जो काम किया गया है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है कि मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज पैन इंडिया पूरे हिंदुस्तान भर में भारतवर्ष भर जाएगा। तो उसमें देखिए बताना चाहूंगा, जैसे इनके प्रस्तावक की बात सुनिए। प्रस्तावक जैसे कि चार हैं, एक पंडित गणेश्वर शास्त्री जी जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उसका देखिए दूसरे बैजनाथ पटेल जी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, तीसरे जो हैं लालचंद कुशवाहा जी जो कि ओबीसी बिरादरी से आते हैं, उसका संजय सोनकर जो दलित समाज से आते हैं। तो सभी वर्गों को साधने के लिए और पूरे ठीक है, लेकिन जब जिक्र आता है जैसे कि आपने कहा कि काया पलट हुआ है, विकास हुआ है, वो हम जनता से भी सुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी आरोप लगा रही है कि फिर भी बनारस में चंद गांव ऐसे रह गए हैं जिससे देखा नहीं गया है, वहां विकास नहीं हुआ है। सर पूनम जी आप इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी विपक्ष जो है तमाम जैसे कि इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस इसमें शामिल है, तो कांग्रेस देखिए बड़े भाई को उसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये खुद उलझ के रह गए। मतलब ये एक तरह से मैं आपको मतलब बिल्कुल कुछ में अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे स्ट्रेट बताना चाह रहा हूँ, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी सुन रहे होंगे कि सीधे तरीके से कि जो ये जो विपक्षी दल जो कर रहे हैं तो अपने तौर पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जो भाजपा और एनडीए गठबंधन जो सिलेबस उनको दे रखा है उसी में उलझे हुए हैं, उसी में काम कर रहे हैं। अपने मुद्दे जैसे कहते हैं भाई हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे आप लेके जमीन पे कहाँ उतार पा रहे हैं? जमीन पे जैसे मुद्दे आपको लगता है कि उतारने के बाद में भी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कमी है, तो उसको आप दुरुस्त करें। और दूसरी बात तीसरी बार उसको अलावा भी अगर बोले हैं तो उसमें पूनम जी बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि जो जैसे भाजपा ने नैरेटिव जैसे सेट किया उसी सिलेबस में जैसे कि उन्होंने कुछ बोला तो उसकी सफाई देने में ज्यादातर जो समय जो है विपक्षी दलों का निकला, तो अपने सिलेबस पे अगर काम नहीं करेंगे तो नंबर भी दूसरे जो स्टूडेंट है उसको मिलेंगे। तो इस तरीके से तो ये तो देखिए महापर्व है, तो अपने तरीके से अपना कार्य अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि नंबर किसको मिलेंगे इस बात की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है दिनेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से कल झांकी सजी काशी में और आज जिस तरीके से नामांकन दाखिल हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी काम करती है, क्या वो टेंशन बढ़ा रही है विपक्ष की? पूरे तरीके से पूनम जी, मतलब देखिए कल का जैसे मैंने आपको वर्णन किया और आज का भी आप मान के चले कि आज का उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज ही मान के चले जैसे कि चारों समाज को लेकर के साथ में चले, उसका जैसे कि पूजा अर्चना करने के बाद में कलेक्ट्रेट गए, कलेक्ट्रेट जाने के बाद जैसे कि अभी पूरा नामांकन करने के बाद में फिर उसके आगे क्या चीज है वो सुनिए कि आगे का एनडीए जो दल है, मतलब ये मान के चले कि जैसे कि एनडीए जो अपने साथ जो दल है उनके साथ में बैठक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद में और दोबारा फिर उसका फिर अपने काम पे लगे, उसका झारखंड दौरा है इनका पीएम का। तो इस तरह से देख के तो लगे अपना काम किया साथ में दूसरों के लिए प्रचार करने के साथ साथ में काम। और इसी में थोड़ा सा मैं एक आपकी तरफ से और ऐड करना चाहूंगा पूनम जी कि जैसे विपक्षी दलों के दौरान जैसे ये अपने तरीके से अपने साथ पूरे समाज और अपने जैसे कि जो साथ में जो दूसरे दल हैं उनको सबको साथ में लेकर के एक एक चीज जो है उनके इससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन बना तो है लेकिन आपस में उलझ कर रह गए। शुरुआत हुई कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, लेकिन उस मुद्दे को साइड में रखकर फिर भी उलझी रही और ऐसे में छिटकते रहे तमाम दिग्गज नेता भी। तो कई सवाल तो खड़े होते हैं, आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारी सहयोगी दीपिका लगातार बनारस से हमें सीधी तस्वीरें दिखा रही है, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दीपिका, ओवर टू यू।
एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे दीपिका से, क्योंकि लगातार तस्वीरें वो हमें दिखा रही है। जानकारी लेना बेहद जरूरी है कि फिलहाल अभी माहौल जो है वो किस ओर रुख करता नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से नमो नमो होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यही गूंज हमें कल से सुनाई दे रही है। और भरत जी, क्योंकि आपने राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह को भी सुना, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें की जिस पर कांग्रेस को गौर फरमाने की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे, अब तो ये हर कोई कहता नजर आ रहा है कि अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता, अगर कांग्रेस का अगर हम देखा जाए तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें वो अकेली लड़ती नजर आ रही हो? हमेशा यहां पर देखा जाए तो इस बार गठबंधन की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब चुनाव आने वाले थे, उससे पहले जब इंडिया गठबंधन की बात हुई तो संपूर्ण सत्ता पक्ष को और सत्ता पक्ष से लालायत और उनसे लाभान्वित जितने भी विश्लेषक है उन सबको ये लगा कि इंडिया गठबंधन कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए, जैसे चुनाव शुरू हुआ, प्रथम चरण से पहले मोदी जी अपनी गारंटी और 400 पार का नारा देते थे। प्रथम चरण का चुनाव जैसे ही होता है, कांग्रेस का बताइए ना। मैं वही बता रहा हूं, जैसे ही चुनाव शुरू होता है इनको पता लगता है और ये आ जाते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो 18 दिन पहले इनका बनता है, चुनाव होने से पहले, और उसमें भी इनको यह पता नहीं होता कि ये अपने मैनिफेस्टो में क्या बात कर रहे हैं। मोदी जी मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, भैंस पर आ जाते हैं, घुसपैठियों पर आ जाते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले पर आ जाते हैं। एक प्रधानमंत्री देश के जो 2 बार बन चुके हैं और तीसरी बार अपने आप को रिपीट होने का कहते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो पर बात नहीं कर पाते। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से इतनी बुरी तरीके से प्रचार प्रसार में भी पीछे रह गई है। आप उन आरोपों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस क्या अपने मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचा पाई? क्या वो लुभा पाई? सर आप बताइए ना। मैनिफेस्टो की बात तो सत्ता पक्ष कर रहा है, मीडिया चैनल कर रहा है, कांग्रेस के न्याय पत्र की बात कर रहा है, कांग्रेस के आर्थिक जनगणना, सामाजिक जनता तक पहुंचाने की क्या आप कोशिश कर रहे हैं भरत जी? पहुंच रहा है। कांग्रेस की महिला जो योजना है उसके बारे में, महालक्ष्मी योजना के बारे में बात हो रही है, 30 लाख भर्तियों के बारे में बात हो रही है, जो संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके बारे में बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि पिछले 15 से 20 दिन में मैनिफेस्टो। ठीक है भरत जी, इसका जवाब दिनेश जी दे रही है। दिनेश जी फटाफट दीजिएगा, क्योंकि दीपिका से भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी राहुल गांधी ने बोला कि खटाखट जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम खटाखट गरीबी दूर कर देंगे, तो भरत जी ये चीज बताएं कि 2013 से पहले आपकी जो सत्ता थी उसमें खटाखट गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? दूसरा, इसी राजस्थान में जहां पर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, तो इसी प्रदेश में 19,400 किसानों की जो भूमि थी वो कुर्की क्यों नहीं की गई उसकी वजह से? तो इस तरीके से चीजें, तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी के हिसाब से जिस सिलेबस में आप उलझे हुए हैं उससे उलझ के अपनी रणनीति खुद तय करें, क्योंकि चीजें उससे जो है उस तरीके से आपकी सम्मिलित होकर नहीं आ पाएंगे। आपके जो देखिए जो दल साथ में है तो वो पूरी तरीके आपके साथ में नहीं है, बातचीत कहीं और होती है और जो सरफुटेबल है वो कहीं और होता है। जैसे मैं सिर्फ एक हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में जैसे कि आपका गठबंधन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में, एक सीट उनको दे रखी है। उस सीट पे नामांकन वगैरह की तो बात छोड़िए, उससे पहले भी एक सभा होती है जिसमें जाकर के दोनों के बीच में मतलब एक तरह से लात मुंह से चलते हैं, कुर्सी टेबल फेंके आते हैं। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वायनाड में राहुल गांधी है वो कुछ और पीएम मतलब जो वहाँ के सीएम विजयन है उनके साथ में आपस में नोकझोंक होती है बहुत बुरी तरीके। वो उनको बम फेंकने वाला कहते हैं और सीएम विजयन जैन को कहते हैं भी भाग करके अमेठी वापस जाएंगे। हाँ, तो बहुत दोनों कोई भी राजनीतिक दल है, ऐसा नहीं है कि वहां पर इस तरीके की